गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद में फिर से वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने हिंदी के 2 लेसन पढ़े थे और आपको जो छुट्टियों का वर्क मिला था वो भी सबने कर लिया होगा। तो आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का तीसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ। ये पाठ इसके लेखक नागार्जुन हैं, जिनका जन्म 30 जून 1911 को बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 में बिहार के दरभंगा जिले में हुई थी। ये एक प्रसिद्ध निबंधकार, उपन्यासकार, लेखक तथा कवि भी रहे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य ये दोनों के ही लेखक रहे हैं। तो आज हम इनके द्वारा रचित हिमालय की बेटियां पाठ पढ़ेंगे। तो हिमालय के बारे में तो सब जानते ही हैं अपन, हिमालय पर्वत के हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु ये बात कर रहे हैं लेखक यहाँ पर हिमालय की बेटियाँ, अर्थात हिमालय पर्वत के अंदर से निकली हुई जो नदियाँ हैं, ये हमें उनके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि अब तक तो मैंने उन्हें दूर से ही देखा था। बहुत ही गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। ये कब की बात है? जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति, मतलब उन नदियों के प्रति लेखक के मन में हमेशा आदर और श्रद्धा के भाव थे। वे उन्हें जिस तरीके से हम माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। मतलब एक नदियों को में जब लेखक बोल रहे हैं कि वो इस तरीके से नदियों में डुबकी लगाते थे जैसे हम माँ, दादी या नानी, मौसी की गोद में खेलते हैं, उसी तरीके से वो उनमें डुबकियां लगाते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। लेकिन जब इस बार लेखक का हिमालय पर्वत पर जाना हुआ तो उन्होंने देखा कि जो नदियाँ, जो हिमालय की बेटियाँ जिन्हें ये बता रहे हैं, वो हैं गंगा नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी। ये हिमालय से निकलकर और समतल मैदान में जब जाती हैं तो हिमालय से निकलते समय इनकी चौड़ाई कम रहती है, इनका आकार संक्षिप्त रहता है, लेकिन जैसे ही ये मैदानों में जाती हैं तो ये और भी बहुत विशाल हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। अर्थात लेखक ने जिस समय हिमालय से इन नदियों को निकलते हुए देखा तो उन्हें ये लग रहा था कि किस प्रवाह से ये इतनी तेज़ी से उछल कूद करती हुई हिमालय पर्वत से उतरकर जब मैदान में आती है तो इनका उल्लास कम हो जाता है या गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। मतलब लेखक ने प्रकृति के इसका चित्रण मानवीकरण में किया है कि जिस तरीके से हिमालय को इन्होंने यहाँ पिता बताया है और उससे निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनको बेटी बताया है, और जिस तरीके से हिमालय पर्वत से ये उछलती कूदती और बहुत ही उत्साह के साथ में
खिलखिलाकर हंसती हुई, ऐसे लग रहा है जैसे हंसती हुई, और हिमालय से निकलकर जब मैदान में आती है तब इनकी हंसी, इनका उत्साह सब कुछ गायब हो जाता है। और लेखक बता रहे हैं कि जब मैं किसी लड़की या कली को देखता हूँ या उस पर मेरा ध्यान जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं रहता जितना आश्चर्य इन नदियों को देखकर उन्हें हो रहा है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जो इन्हें बेचैन कर देता है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय इन्हीं नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन में सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब देखिए फिर से कि कहाँ ये भागी जा रही हैं। वह कौन लक्ष्य है जो इन्हें बेचैन कर रहा है कि ये नदियाँ जब हिमालय से निकलती हैं तो बहुत ही तेज़ प्रवाह में, बहुत ही वेग के साथ में मैदानों की तरफ आती हैं। तो लेखक ये बोल रहा है कि ये कहाँ जा रही हैं और ऐसी कौन सा जो इनका लक्ष्य है जो इन्हें अपनी ओर आने के लिए बेचैन करता है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। कि हिमालय में पूरा जो बर्फ़ से ढका हुआ है और इनमें इतना सारा जल हिमालय की वजह से है, तो यहाँ पर भी अगर ये अतृप्त होकर मैदानों की ओर जा रही है तो वो ऐसी कौन सी जगह है, कौन है जो इनको अभी भी इनकी प्यास मिटा सकेगा। अर्थात जितना पानी इनको हिमालय से मिलता है तो फिर ये मैदानों की तरफ और क्यों जाती हैं। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अब ये जहाँ से निकल रही हैं ये इन सब को छोड़ती हुई आगे बढ़ती जाती हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, ये हिमालय पर होने वाले पेड़ हैं जिनको ये छोड़ती हुई नीचे मैदानों की तरफ आती हैं, जिनमें मुख्य हैं देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा। केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। यहाँ पर लेखक हिमालय के बारे में बता रहे हैं कि उत्तर में स्थित हिमालय के पास इन नदियों के अलावा और है ही क्या। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। ये सब लेखक ने यहाँ नदियों के नाम दिए हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये जो बहुत बड़े महासागर जिनमें पानी अथाह भरा हुआ है, ये वास्तव में उसी हिमालय की देन है जिसकी बर्फ़ पिघल पिघल कर नदियों के रूप में आकर ये सब इसके अंदर मिल जाती हैं।
कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ है वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती मतलब बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों से और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। मतलब जिस समय हिमालय से ये सारी नदियाँ खिलखिलाती हुई, उछलती हुई, कूदती हुई इस तरीके से लगता है जैसे कोई छोटी बच्ची अपने पिता की गोद में खिलखिलाती हुई रहती हैं, उस तरीके से आकर जब मैदानों में आती हैं तो इनका रूप बिल्कुल शांत हो जाता है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो मैं गुनगुनाने लगा, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित, मुदित का अर्थ है प्रसन्न, मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो यहाँ पर लेखक ने नदियों को बेटी, माँ, बहन ये तीनों ममत्व का भाव रखने वाली स्त्रियों के रूप में चित्रित किया है। इस तरीके से अपना ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है। और आज आपको होमवर्क के रूप में मैं सभी बच्चों से एक तो ये कहना चाह रही हूँ कि जल्दी से जल्द वो अपनी बुक्स मार्केट में आई हुई है वो ख़रीदें, ताकि आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। पढ़ाई लगातार करते रहें। जो लेसन आपको पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार दोबारा पढ़ें। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें फिर से पूछ सकते हैं। और होमवर्क के रूप में आज आपको इस पाठ के शब्दार्थ यदि आप नहीं तो आज पहले आप एक अनुलेख का पेज कर लीजिए। ठीक है।